दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडिया, दिस इज द स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। आज हम जानेंगे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का पैसा क्यों बचा था, क्या जरूरतें थी, क्या मतलब आवश्यकता हुई हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म करने की, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रकाश सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल शिक्षित भारत में। दोस्तों, मैं आपका इकोनॉमिक्स का एजुकेटर हूं। मैं आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ाता हूँ। और आपको इससे पिछली वाली क्लास में हमने नेशनल इनकम पढ़ाया था और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको हमने करा था वहां पे। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर आपको इकोनॉमिक पूरा बेसिक से पढ़ना है इकोनॉमिक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो आज की जो क्लास है वो क्या रहने वाली है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके रहने वाली है। जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था 1991 में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी क्या होने वाला है, अभी 2025 का बजट भी आने वाला है, तो हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम जानेंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्या होता है इकोनॉमिक्स और कैसे कैसे करके उस समय चीजें थी और कैसे कैसे करके इस समय चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो हमें ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आशा करता हूं कि आपने इससे पहले वाली जो मेरी क्लास होगी उसको आपने देखा होगा और उससे बहुत सारी चीजें समझा होगा। देखो क्या होता है ना कि बच्चे ना बहुत ज्यादा भागते हैं क्वेश्चंस के पीछे, तो हमें क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना होता है। हमें क्या करना होता है, हमें पहले बेसिक समझना होता है। अगर आप बेसिक समझोगे तो क्वेश्चन अपने आप ही कर ले जाओगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको पहले बेसिक समझना है। अब बेसिक समझने के बाद आपको पूरा चैप्टर समझना है, फिर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होते हैं ना वो आपके क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए होते हैं, तो वो हम कराते हैं लेकिन लास्ट में। लेकिन आपको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्री में, मेरी बात सुना, फ्री में यहाँ पे आपको हम पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं। हर एक चीज आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ाई जाती है और आपको पूरा कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, तो हमको शेयर भी करें। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए फिर अपनी क्लास पे चलते हैं और जानते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और मैं आपको जो भी बात बताऊं ना उसको बस आप ध्यान से सुनना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको आप लिख लेना। ठीक है, क्या होगा, आप सुनोगे मेरी बात को ना, आपको समझ में आ जाएगा सब। ये 2 पार्ट में मैं आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म कराने वाला हूं। 2 पार्ट में हमारी ये क्लास खत्म होगी। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा उसका पूरा का पूरा कि हुआ क्यों। फिर सेकंड पार्ट में हम लोग बताएंगे कि क्या हमने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया, क्या इसका इफेक्ट आया, हमारे पॉजिटिव इफेक्ट क्या आया, उसके बाद नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप हमारे क्लास में बने रहिए। आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर पढ़ना है, अच्छे से जानना है उसके बारे में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और अच्छे से देखना पड़ेगा और मेरी बातों को सुनना पड़ेगा आपको। आप बस सुनो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में। देखो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या होता है, अगर हम जानेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा हमको सारी चीजें कि कैसे हमारी इकोनॉमिक्स में क्या क्या दिक्कत हुई थी, कैसे कैसे करके हमारी इकोनॉमी पूरा खत्म होने वाली थी, 15 दिन का पैसा बचा था। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, तो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है ना उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कब हुआ था, 1991 में। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था, ठीक है, पहले ये जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या होता है ना, जब हमारा भारत देश आजाद होता है, हमारा भारत देश कब आजाद होता है, 1947 में हमारा भारत देश क्या होता है, आजाद होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम लोग कभी भी ऐसा पॉलिसी नहीं लाएंगे जिसमें फॉरेन इंटरफेरेंस हो। क्यों, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मार खा चुके थे उससे, फॉरेनर से, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे अंग्रेज थे वो काफी सालों तक हम पे राज किए थे। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया था इन्होंने। तो क्या हुआ कि हम लोग कभी भी ऐसा पॉलिसी नहीं लाएंगे जिसमें फॉरेन इंटरफेरेंस हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फॉरेन कंट्री को अपने देश में आने ही नहीं दिया। क्या किया हमने, फॉरेन जो कंट्रीज थी, फॉरेन जो कंपनीज थी उसको अपने देश में क्या किया, आने ही नहीं दिया। जो कंपनी थी ना उसको अपने देश में नहीं आने दिया। ठीक, तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और हमने बहुत ज्यादा किस पे ध्यान दे दिया, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। किस पे ध्यान दिया, एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर पे ध्यान देने से सारी चीजें नहीं हो जाएंगी ना, हमको सब कुछ बैलेंस आउट करके चलना होता है। ठीक है, तो
क्यों क्यों दिया ध्यान? क्योंकि अंग्रेजों ने ऑलरेडी सब कुछ बर्बाद कर दिया था और गवर्नमेंट बहुत सारे सब्सिडीज देती थी, बहुत ज्यादा लोगों को पैसा बांटती थी कोई भी चीज पे। तो अब ये पैसा आएगा कहां से? जब आप किसी देश में कुछ भेजोगे या किसी देश से कुछ लोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, तभी तो पैसा आएगा ना। तो क्या हुआ था, हमारे दिक्कत हो गई थी ये वाली, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया। एग्रीकल्चर पे ध्यान देने की वजह से हम लोगों को क्या हुआ, हम लोग का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, ठीक है। तो नुकसान कैसे कैसे हुआ उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना बहुत ज्यादा क्या किया था, जो हम लोग देखो सुनो मेरी बात को, जैसे हम क्या करते थे, हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते थे। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, हम ना अपना जो भी सामान है ना उसको हम लोग बाहर नहीं भेजते थे। मतलब बहुत कम सामान हो जाता था जिसको हम लोग बाहर भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे हम लोग। लेकिन इंपोर्ट बहुत ज्यादा लेते थे, इंपोर्ट वॉज हाई। इंपोर्ट क्या करते थे, बहुत ज्यादा लेते थे। इसका इंपोर्ट क्या लेते थे, क्रूड ऑयल आता था, गैस आता था, तो हम लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट लेते थे। लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करते थे बाहर की कंट्रीज में। हम लोग इंपोर्ट क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे लेकिन एक्सपोर्ट नहीं। इंपोर्ट मतलब क्या हो गया, मान लो ये भारत देश है हमारा, ठीक है, ठीक है, ये भारत देश है मान लो। इस भारत देश में हम लोग कुछ भी बाहर से अगर ला रहे हैं ना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम कुछ भेजेंगे अपने भारत देश से, मान लो यहाँ पे चाइना है, ठीक है, अब चाइना में हम कुछ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे 1991 में, क्यों दिक्कत आ गई थी, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने बस यहाँ इंपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं किया था, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत सहना पड़ा, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, हम लोग और उसके बाद जो गल्फ कंट्रीज का डिस्टरबेंस था उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं फिर उसके बाद क्या हुआ हम लोग के साथ। हम लोग का क्या हुआ, ट्रेड डेफिसिट हो गया। क्या हो गया, ट्रेड डेफिसिट। आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछता है कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, क्या हो गया, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। इसके बारे में जानते हैं, डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट हो गया। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, जैसे मान लो कि कुछ भी हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट, फिर उसके बाद माइनस इंपोर्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। लेकिन अब हमारा क्या था, हम मान लो उस समय एक्सपोर्ट करते थे कुछ 20 रुपए का सामान, ठीक है, और हम लोग इंपोर्ट कितने का करते थे, हम लोग इंपोर्ट करते थे 100 रुपए का, ठीक है। तो उस समय हम लोग कितने में थे, -80 के। तो एक तरीके से ये नेगेटिव में जा रहे थे ना हम लोग इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा करते थे लेकिन एक्सपोर्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से हम लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा माइनस में हो गए थे, ठीक है। तो माइनस में इसलिए हुए थे क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, फॉरेन कंट्रीज को आने नहीं दिया यहाँ पे। फॉरेन कंट्रीज को हम लोगों ने मतलब यहाँ पे अलाउ ही नहीं किया था कि आप यहाँ आके बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे कंपटीशन टाइप का कुछ था ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई गवर्नमेंट को, और फिर इसीलिए हम लोग को रिफॉर्म करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 80 रुपए हम लोग माइनस में चल गए, ट्रेड डेफिसिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये तो हुआ ही हुआ, फिर उसके बाद हम लोग का एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग भी बहुत ज्यादा हो गया। क्या हो गया, देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। क्या हुआ, हमारा हमारा जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है ना, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग होता है ना, जैसे मान लो हमारा भारत देश है, अब जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, मान लो कोई भी पड़ोसी देश है, इधर नेपाल है, इधर श्रीलंका है, उसके बाद इधर चाइना है, ठीक है। तो जितने भी पड़ोसी देश हैं उससे हमने बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, बोरिंग ले लिया, मतलब उधार ले लिया। तो हमारा उधार भी उस समय बहुत ज्यादा था, और हमारा उधार इसलिए ज्यादा था क्योंकि क्या हुआ था, हम लोग के अंदर क्या था, फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं करती थी और फॉरेन कंट्रीज को अलाउ भी नहीं था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उधार हो गया था। और उसके बाद हुआ क्या था, एक वहां पे जो क्या कहते हैं उसको, जितनी भी गल्फ कंट्रीज है ना, उसमें गल्फ कंट्रीज में क्या हो गया था, गल्फ डिस्टरबेंस हो गया था। वो कैसे हो गया था उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को ये रिफॉर्म वगैरह करना पड़ा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो क्या हो गया था, सद्दाम हुसैन हुसैन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है।
हम लोग इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। सद्दाम सद्दाम हुसैन कौन था? ये इराक का डिक्टेटर था, ठीक है। जैसे हिटलर था ना, वैसे ही ये इराक का डिक्टेटर था। उसने क्या किया था, ये रहने वाला इराक का था, ठीक है। इसने क्या किया था, कुवैत के ऊपर, कुवैत मान लो यहाँ पे है, ठीक है, क्या है, कुवैत यहाँ पे है, और ये आपका इराक है, ठीक है। तो इसने क्या कुवैत पे इल्जाम लगाया था, इसको तो फांसी दे दी गई, ठीक है। उसके बारे में हम लोग नहीं जानते, हम लोग जानते हैं हमारा एलपीजी रिफॉर्म है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे, ठीक है। इसने क्या बोला था कि जो कुवैत है ना, वो ऐसे स्लांट कुआं, मतलब जो तेल का है वो मतलब खुदाई कर रहा है, जिससे क्या हुआ, यहाँ इराक का कुआं है तो यहाँ से भी वो तेल ले रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इसका ये आरोप था सद्दाम हुसैन का, ठीक है। तो जब आरोप इसने लगाया तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हुई। तो हमारा जो उधार पे आता था गल्फ कंट्रीज से, थोड़ा बहुत तेल वगैरह आता था, तो वो आना बंद हो गया। किसकी वजह से? यहाँ पे अब वॉर का सिचुएशन आ गया। वॉर का सिचुएशन क्या, अगस्त 1990 में, अगस्त 1990 में क्या करता है, जो इराक होता है वो क्या कर देता है, अटैक कर देता है कुवैत के ऊपर। कुवैत के ऊपर जब अटैक करता है तो क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत होने लगती है। तो कुछ गल्फ कंट्रीज क्या होती है इसमें, इस वॉर में, मतलब पूरा एक तरीके से वॉर में तब्दील हो जाता है। अब जब ये क्राइसिस आता है तो पूरी दुनिया में क्या होता है, तेल का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब डिमांड हो जाती है। जब सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि डिमांड सप्लाई होता क्या है, बस आप सिंपल भाषा में जानो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, और डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई तो कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉर का स्थिति बन गया था, मतलब वॉर का सिचुएशन आ गया था। तो हुआ क्या, हुआ ये कि बहुत ज्यादा मतलब देश में पूरे दिक्कत हो गया तेल का। अब जब क्या होगा, अब कोई भी देश में जब वॉर का स्थिति आ जाएगा तो वो आपको उधार में कुछ भी देगा, तो उधार में नहीं देगा, बल्कि जो आपने उधार ले रखा है ना वो भी आपसे मांगेगा, क्योंकि वॉर में क्या होता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे पास तो उतना पैसा नहीं है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पे करें उनको, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। क्यों किया, देखो, और कैसे किया उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो हमने किया, ठीक है। कैसे किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों किया हमने, जब जब ये हमारे देश में दिक्कत आने लगी, जब हमारे पास पैसा नहीं बचा था, तो कोई भी देश अब बर्बाद हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ये होगा, नहीं, हमारे तब क्या काम आएगी, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे क्या बोला, आप कुछ अपने देश में सुधार लाओ, हम आपका पूरा का पूरा ये सारा चीज सही करते हैं। तो उस समय 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ ना, उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस समय प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। और जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने पूरा इकोनॉमिक रिफॉर्म किया। उसमें एलपीजी लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण होता है, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से पॉइंट उनमें किए थे, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। और हमारे इंडिया का ग्रोथ रेट भी उस समय बहुत ज्यादा कम था, मतलब कितना था, 2.5 to 3.5% हमारा ग्रोथ रेट था, जो कि बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से दिक्कत हुआ था, और इस वजह से हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा था। तो आपका सवाल ये आएगा ना कि क्या मतलब सरकार को ये अंदाजा नहीं था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा है, ठीक है। सरकार को तो पहले अंदाजा होगा ना, हाँ, अंदाजा तो बहुत पहले आ गया था कि हमारे देश में दिक्कत आने वाली है। लेकिन क्या होता है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब आप क्या होता है, जब ये दिक्कत आती है तो बाहर नहीं लाया जाता है इस चीज को। क्यों? क्योंकि क्या होता है, बहुत बार क्या होती है, गठबंधन की सरकार होती है, ठीक है। गठबंधन की सरकार जब होगी तो किसी को कुछ चीज मंजूर होगी, किसी को कुछ चीज नहीं होगी। तो यही सब दिक्कत की वजह से क्या हुआ कि हमारे देश में दिक्कत आने लग गई बहुत ज्यादा, ठीक है। और जब जब क्या हुआ, राजीव गांधी की सरकार आई तो फुल बहुमत के साथ आई। इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, कब कब हो जाती है, 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है, उसके बाद राजीव गांधी फिर से आते हैं, ठीक है। तो वो लागू करने का सोचते हैं, फिर दिक्कत हो जाता है, फिर सरकार टूट जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। गठबंधन की सरकार में, डेमोक्रेटिक कंट्री में सब कुछ देखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वगैरह लाया गया था, एलपीजी लाया गया था। और एलपीजी में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे देखो देखो जैसे मनमोहन सिंह पार्ट 1 पार्ट 2 करके समझ लेते हैं हम लोग। जैसे यूपीए की गवर्नमेंट थी, ठीक है, तो मनमोहन सिंह पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो
जब पार्ट 3 में उनका जब थर्ड टर्म आने वाला था, तो उसने जब पार्ट 2 में उन्होंने क्या क्या वादा किया था कि हम उज्ज्वला योजना लेके आएंगे, हम क्या करेंगे, जैन ट्रीटी करवाएंगे, तो ये उन्होंने वादा किया था, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए थे। वैसे ही सरकार उस समय वादा करती थी कि हम लोग क्या कर देंगे, आप पूरा अर्थव्यवस्था सही कर देंगे। ऐसे करते करते फिर दूसरी सरकार आई, फिर बोली, चुनाव का जब समय आता है ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रोमिसेस करते हैं। जब प्रोमिसेस करते हैं तो ऐसे करते करते उस प्रोमिसेस को थोड़ा पूरा करते हैं, फिर अगली सरकार आती है तो वो करती है। तो ऐसे ही यूपीए की गवर्नमेंट जब आई थी तो क्या हुआ था कि उज्ज्वला योजना लाएंगे हम लोग। सेकेंड बार जब आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या किए थे, वो क्या कहते कि हम उज्ज्वला योजना लाएंगे, जैन ट्रीटी करवाएंगे, लेकिन उनकी सरकार नहीं बन पाई। बीजेपी की सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बन गई। एनडीए की सरकार जब बनी तो उन्होंने ये सारी योजना पकड़ के लागू कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही करके हुआ था यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इकोनॉमिक रिफॉर्म में कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एलपीजी क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। ये पार्ट 1 था, बस बताने के लिए, उसका मतलब बैकग्राउंड की क्यों हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म, क्या वजह थी जिसकी वजह से हम लोग के पास 15 दिन का पैसा ही बचा था। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।